बोर एटॉमिक मॉडल। बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो दो थ्योरीज पे बेस्ड था। सबसे पहला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और दूसरा मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में। पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल रिटेन्ड बाय बोर। बोर ने रदरफोर्ड के दो मॉडल मतलब रदरफोर्ड मॉडल के दो पॉइंट्स माने, जिसमें पहला था कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और दूसरी बात ये मानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। तो पोस्टुलेट जो बोर मॉडल ने दिया था वो सिंपलेस्ट एटम को समझाने की कोशिश की थी, जो हाइड्रोजन एटम है। और हाइड्रोजन एटम के अलावा ये आपका हाइड्रोजन लाइक स्पीशी हो सकता है। Now, what is hydrogen like species? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन की तरह, जैसे He पॉजिटिव और जैसे Li2 पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आपकी कहलाती हैं। इनके एटॉमिक नंबर वेरी करते हैं, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो ये Z की वैल्यूज है, Z मींस एटॉमिक नंबर। तो पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज सर्कुलर and electrons revolve around the nucleus in fixed circular path। जब वो ऐसा करते हैं तो ना तो एनर्जी एमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है। उसका रीजन ये है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, एक सर्टेन रेडियस पे ये चल रहा है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस की तरफ से जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक सर्कुलर मोशन की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, या सेंट्रीपिटल लिखा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होनी चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ये बराबर हो जाते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब बराबर हो जाते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। वर्क डन हो जाएगा जीरो और एनर्जी हो जाएगी जीरो। दैट मीन्स कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स सर्कुलर पाथ में चल रहा है, या जिसको हम शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, तब तक ना वो एनर्जी लूज करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। सेकेंड पॉस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमको ये बताता है कि इनफाइनाइट पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट में से कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहने लायक है। तो ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, पहली चीज ये जान लीजिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स कितनी होती हैं, ऑर्बिट्स कितनी होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिटल्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फैक्टर h अपॉन 2 ऐसा नील बोर ने कहा। एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एक लंबा डेरिवेशन किया था मैन्युअली, और तब उन्होंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, अगर इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम उन्होंने जब फॉर्मूला डिराइव किया तो वो h अपॉन 2 का मल्टीपल निकला। n इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल। तो ये h अपॉन 2 का मल्टीपल ही क्यों है, इस बात का उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, सिर्फ वो थ्योरेटिकली डिराइव्ड फार्मूला था, इसीलिए इसको डिफेक्ट्स में डाल दिया गया था नील बोर के। अगर हमको फर्स्ट शेल सेकंड शेल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो फर्स्ट शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। तो h अपॉन 2 पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 h अपॉन, तो ये भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड शेल में n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, h अपॉन पाई। थर्ड शेल में n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3h अपॉन 2 पाई, या इसको 1.5h बाय पाई बोल सकते हैं। या फोर्थ शेल में आप निकालोगे तो ये n की वैल्यू 4 रखोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2h अपॉन पाई आएगा। अगर हमारे को सोडियम का एटम यहाँ पे बनाना है, मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये डिसाइड कैसे होगा, ये डिसाइड होगा n की वैल्यू से। आप क्या करोगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन h है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी एक वैल्यू होती है सर्टेन, और 2 पाई। अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करके n निकालोगे तो जिन दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे रखे गए हैं उनका n की वैल्यू 1 आई है, जो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे गए हैं उनके लिए ये वैल्यू 2 आई है, और जो तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में उसके लिए n की वैल्यू 3 आई है। इसीलिए उनके शेल से अलॉट हुए और जो ये शेल्स अलॉट हुए हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स की ग्राउंड स्टेट है।
अब आगे बढ़ते हैं। स्टेशनरी स्टेट ऑफ एनर्जी लेवल। देखिए जो सर्कुलर ऑर्बिट्स आपने पीछे पढ़ा है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट इट नीदर लूजेस नॉर गेन्स एनर्जी। ना तो एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा। ऐसी ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी स्टेट्स कहेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी स्टेशनरी है, ना वो एनर्जी गेन कर रहे हैं ना वो लूज कर रहे हैं। तो ऑर्बिट्स का नाम पड़ गया स्टेशनरी स्टेट्स और वजह ये है। इन्हीं ऑर्बिट्स को हम यहाँ पे स्टेशनरी स्टेट्स को या ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं क्योंकि ऑल शेल्स आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। फर्स्ट शेल की एनर्जी अलग होगी, सेकंड शेल की अलग, थर्ड शेल की अलग, फोर्थ की अलग। जो बाहर की तरफ चलेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हर शेल एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। The lowest energy state of electron in an atom is called ground or normal state. तो नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपको चेक करना है कि नॉर्मल और ग्राउंड स्टेट जो है ये होती है, जो लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल स्टेट जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्राउंड स्टेट। और ये हम कैसे निकालते हैं, पीछे जो एंगुलर मोमेंटम में आपने n निकाला है, n से जो शेल आपने अलॉट की है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो वो शेल आपकी क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। जैसे आपने यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या निकाली, 3 निकाली, तो n की वैल्यू 3 यहाँ पे रखी, तो ये क्या निकल के आई आपकी ग्राउंड स्टेट। अब इससे ऊपर वो जा सकता है 4, 5, 6, वो क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। जैसे n की वैल्यू 2 निकल के आई अगर, तो हमने सेकंड शेल में रखा, तो सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये ग्राउंड स्टेट है। ये यहाँ से निकल के हायर स्टेट में जा सकते हैं और वो क्या कहलाएगा, इसकी एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट बता सकते हैं। जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो हायर स्टेट्स होती हैं, हायर एनर्जी स्टेट्स, वो कहलाती हैं एक्साइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज ये समझाता हूँ कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, पांचवी शेल एंड इनफाइनाइट शेल। तो अगर मैं इस शेल्स के नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड इनफाइनाइट भी बना देते हैं आगे, तो यहाँ पे ये पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। ये सेकंड शेल क्या हो गई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। थर्ड शेल क्या हो गई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फोर्थ शेल क्या हो गई, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और फिफ्थ शेल हो गई आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड शेल में है तो ये ग्राउंड स्टेट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो फोर्थ स्टेट हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दूसरी हो गई सेकंड और तीसरी हो गई थर्ड। तो इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहां से हायर वाली एक आगे वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, दो आगे वाली सेकंड और तीसरी वाली थर्ड। तो ऐसे करके क्वेश्चन जब आए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उससे आप कुछ नंबर आगे n में प्लस कर दीजिए। ठीक है, जो भी नंबर आपको थर्ड दिया है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसमें 3 जोड़ के आपको उस थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे आप पहुंच जाओगे और यहाँ पे n4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद आता है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो नील बोर ने यहाँ पे बताया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जितनी दूर आप चलते चले जाओगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, शेल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की भी। नील बोर ने जो फॉर्मूला दिया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय फॉलोइंग रिलेशन, और ये रिलेशनशिप ये था जो नील बोर ने अपने डेरिवेशन में निकाला था। यहाँ पे पाई नंबर है, 2 एक नंबर है, z एटॉमिक नंबर बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन के लिए ये 1 होगा। ईच चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, h ब्लैंक्स कांस्टेंट है और n है नंबर ऑफ शेल। तो हमने यहाँ पे सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखी, n को छोड़ के, तो आंसर आया जूल पर एटम में -21.79 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय n स्क्वायर। क्योंकि जूल्स में आपका आंसर आ रहा है, इसका अंदर सब आपने SI यूनिट्स यहाँ पे ली होंगी, यानी कि मास केजी में, चार्ज कूलम में, h प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपने उसमें लिया होगा SI यूनिट में। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला ये है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हमने अलग छोड़ दिया, बाकी जिस यूनिट में हमें चाहिए उसमें हमने वैल्यूज रखी कांस्टेंट्स की और हमको ये आंसर्स मिले। सबसे ज्यादा चलने वाला ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर एटम पूछ रहे हैं तो ठीक है, पर मोल पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर बराबर एटम्स होंगे। अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है, सपोज करिए फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते, तो ये रिलेशनशिप है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर जूल्स में ये
मतलब एनर्जी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करो आंसर आपका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ जो भी आया 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप उसको जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किलो जूल पर मोल में निकालना चाहते हैं, देखिए ऊपर पर एटम था, यहाँ पर मोल है, तो आंसर है 1312 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। बाकी और भी कन्वर्जन दे रखे हैं। 1 जूल आपका 6.2 इंटू 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने किलो कैलोरीज होते हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई किया है, -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ जेड स्क्वायर क्यों किया, फॉर्मूले में देखिए जेड स्क्वायर है ऊपर, इसलिए इंटू, क्योंकि जेड की वैल्यू बदल जाएगी, हीलियम के लिए 2 हो जाएगी, लिथियम के लिए ये जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन के लिए तो 1 रहेगी, इसीलिए यहाँ पे जेड हमने कंसिडर ही नहीं किया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। आप नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो कि इनिशियली इंफिनिटी पे था, अगर हम इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर लेके जाएंगे, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो माइनस साइन में ऑलरेडी एनर्जी है, आपकी जो वर्क डन है वो प्लस में स्टोर होगा, तो अल्टीमेटली जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे वर्क डन और ये नेगेटिव में जो एनर्जी है, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा एट इन्फिनिटी। तो देखिए आगे हम इन्फिनिटी पे कैलकुलेट भी करेंगे एनर्जी, ये पहले ही देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट ऑर्बिट, फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, -13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर में इन्फिनिटी लिखेंगे, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी, आंसर 0। तो इनफाइनाइट शेल की एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो माइनस से हम 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे, और ऐसे करके जब इनफाइनाइट शेल में आप पहुंच जाओगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, मतलब वर्क डन प्लस ये एनर्जी मिला के सम करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिए कि पहले शेल में एनर्जी कितनी है, -13.6, और यहाँ से आप इसे इनफाइनाइट शेल में लेके जा रहे हैं। इनफाइनाइट शेल में जब आप लेके जाओगे, यहाँ से पहली शेल से, ये रही पहली शेल, और यहाँ पे ये आप समझ लीजिए कि आपने इनफाइनाइट शेल यहाँ पे क्रिएट की हुई है, इनफाइनाइट शेल में लेके जाओगे, इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6, और यहाँ पे एनर्जी है इसकी 0। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो प्लस में करना पड़ेगा 13.6। तो टोटल अगर आप करोगे दिस एनर्जी प्लस वर्क डन, आंसर क्या आ जाएगा, 0, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, क्योंकि आप वर्क डन कर रहे हैं वो पॉजिटिव में है, और जो एनर्जी ऑलरेडी निकल के जा चुकी है वो आपकी नेगेटिव में है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन में हम यहाँ पे 0 मार्क करते हैं, 0 के बाद यहाँ पे आएगा 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे ही यहाँ पे आएगा -1, यहाँ आएगा -2, और यहाँ पे आपका आएगा -3, और यहाँ पे आएगा आपका -4 एंड सो ऑन। अब इसमें आप इस तरफ चल रहे हैं तो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, -4 इज स्मॉलर देन -1 स्मॉलर देन 0। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप पहली शेल की एनर्जी निकाल रहे हैं तो वो कितनी आ रही है, 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, पीछे जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ये वाला, इसमें n की वैल्यू 1 रखी तो आंसर आ गया -13.6। जब 2 आपने वैल्यू रखी n की तो आंसर आया -3.4। अब छोटा कौन सा है ये, तो जैसे आप फर्स्ट से सेकंड शेल की तरफ आप जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, ये छोटी एनर्जी है, ये आपका बड़ी एनर्जी है, क्योंकि माइनस में जैसे ही नंबर कम होता जाता है आप पॉजिटिव 0 की तरफ बढ़ रहे हो और वो नंबर ग्रेटर है। एनर्जी इनफाइनाइट शेल में 0 होती है, और ऑल्दो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन increases with increase in the value of n, but the difference in energy between successive orbit decreases। तो E2 minus E1 अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा है, और E3 minus E2 उससे कम है, और E4 minus E3 उससे भी कम है, देन E4 E5। ये कैलकुलेशन से भी आप समझिए, देखिए फर्स्ट शेल की एनर्जी ये निकाली है, सेकंड शेल की ये निकाली है, थर्ड शेल की ये, फोर्थ शेल की ये, तो माइनस में ये एनर्जी है, तो जितना नंबर बड़ा यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन माइनस साइन है तो वो सबसे छोटा हो गया। तो माइनस में ये सबसे छोटा नंबर है नेगेटिव साइन के साथ, और ये सबसे बड़ा नंबर है। अब आप डिफरेंस देखिए, पहली और दूसरी शेल के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसके और इसके बीच का 984। ऐसे इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 182। तो ऐसी थर्ड और फोर्थ शेल के बीच का डिफरेंस आ रहा है 63.8। तो लगातार जैसे आप बाहर की तरफ चल रहे हैं शेल में, आपका एनर्जी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है।
और इसको रिप्रेजेंट हमने ऐसे भी किया है कि n की वैल्यू 1 है, फिर 2 में ज्यादा गैप डाल दिया, 2 और 3 में कम, ऐसे करके शेल्स पास पास आते जाते हैं, तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाता है। एज यू मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी इंक्रीज हो रही है बट एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो रही है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। आ जाइए रेडियस पे। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज रेफर्ड टू एज बोर रेडियस, 0.529 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। बोर का मतलब है, देखिए पहली शेल जो है वो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, फर्स्ट शेल के अंदर है। तो फर्स्ट शेल के अंदर वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या रेफर करते हैं, उस शेल को बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट का अगर आप रेडियस निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं बोर रेडियस। तो बोर रेडियस निकालने का फॉर्मूला जो नील बोर ने दिया था वो ये वाला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको सारे कांस्टेंट्स रख दो, एन स्क्वायर के अलावा सारे कांस्टेंट्स मैंने बता दिए हैं, तो आंसर आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आपका आ जाएगा। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो एक एंगस्ट्रॉम में इतने मीटर्स होते हैं, आप 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये आपका ये 10⁻8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अच्छा, इसी फॉर्मूले को अगर नैनोमीटर में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 0.0529 इंटू एन स्क्वायर, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, नैनोमीटर। तो आप इस तरीके से नैनोमीटर में भी ये लिख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए लिख रहे हैं तो Z इंक्लूड करना जरूरी है। Z का है डिनोमिनेटर में, तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z। हाइड्रोजन लाइक स्पीशी में Z की वैल्यू हीलियम के लिए कितनी होती है, 2 होती है, और लिथियम के लिए कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और ये Z की वैल्यूज आपको दी गई है। इसके बाद वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी के अंदर आपको ये फॉर्मूला नील बोर ने निकाला था, लेकिन अगर हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखें n को छोड़ के तो ये फिगर आती है। z के साथ ले रहे हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए भी, अगर हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 ले लीजिए, और ज्यादातर आंसर आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में आएगा अगर आप ये फिगर ले रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए आपको फिगर ध्यान नहीं रही, तो फिर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाइए, mvr इज इक्वल टू NH/2 जो पीछे एंगुलर मोमेंटम में हमने पढ़ा था। v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। ये ध्यान रखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज रिफर्ड टू एज बोर वेलोसिटी। तो पहली शेल में जो भी चीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो बोर एनर्जी, बोर रेडियस या बोर वेलोसिटी हो सकता है। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट इज 1/138 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल, पहली शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसकी स्पीड लाइट के कंपैरिजन में कितनी है, उसकी स्पीड है 1/138 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन अगर ये कैथोड रेस के फॉर्म में चल रहा है, अगर ये हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने लगा रखा है, 10,000 वोल्ट का डिफरेंस आपने लगा रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, और कैथोड रेस, दीज आर कैथोड रेस, तो कैथोड रेस के फॉर्म में जब ये चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी होती है 1/16 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे कितनी है 1/138 जब पहली शेल में चल रहा है हाइड्रोजन एटम की। तो फर्स्ट शेल के अंदर जब ये चलता है तो आपका ये एनर्जी कितनी होती है, 1/138। देन ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वो एक शेल के अंदर, पहली शेल के अंदर कितने चक्कर काट रहा है एक सेकेंड में, उसे कहते हैं ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ये चलता जा रहा है पर सेकेंड, आप देखिए कितने चक्कर काट रहा है। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज कॉल्ड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस कितना चक्कर वो काट रहा है, 2πr, दैट इज सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो v को अगर आप 2πr से डिवाइड करेंगे ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, मतलब बता दिया पर सेकेंड एक शेल में कितने चक्कर वो काट रहा है। फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। अब इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एमिट करेगा, जब वो एक शेल से दूसरी शेल में जंप करेगा। The emission or absorption of energy in the form of electromagnetic radiation can only occur when an electron jumps from one stationary state to another, या एक ऑर्बिट से दूसरे में। जैसे यहाँ ये जंप कर रहा है फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में और यहाँ पे जंप कर रहा है थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में, तो इस केस में एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ चला जाएगा। और इस केस में जब वो हायर शेल से लोअर शेल में आ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा
वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जो आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो, या जो एनर्जी रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के जंप करने से हाई टू लोअर शेल, इसकी कोई वेवलेंथ तो होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी। तो सपोज करो मुझे फर्स्ट शेल से एन शेल में जाना है, एन की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या करो, दोनों शेल्स की एनर्जी निकाल लो, पीछे फॉर्मूला पड़ा ही है, ई एन इज इक्वल टू -13.6/n², और वहां से डेल्टा ई निकाल लो दोनों का। डेल्टा ई अगर आपने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया दोनों शेल्स का, तो फिर उस डेल्टा ई को किसके बराबर रख दो, प्लैंक्स थ्योरी में आपको पढ़ाया था डेल्टा ई बराबर किसके, एच न्यू के। और एच न्यू यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो वो डेल्टा ई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो, डेल्टा ई आपके पास है, तो लेमडा को यहाँ ले जाओ, डेल्टा ई को यहाँ ले आओ, तो आप यहाँ पे लेमडा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा ई और एच के बीच में जो आप यहाँ पे लिख रहे हो डेल्टा ई और एच, यहाँ पे डेल्टा ई और एच, इसको आपको मैच करना है। अगर एनर्जी जूल्स में है तो एच की वैल्यू ये लेनी है, अगर एनर्जी आपकी अर्ग में है तो आपको वैल्यू ये लेनी है। ठीक है। इसमें ये न्यूमेरिकल भी है, इसको चेक कर लीजिएगा। रिडबर्ग फार्मूला, रिडबर्ग फार्मूला जो है ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक शेल से दूसरी शेल में, तो यहाँ पे आपको कैसे ये समझना है। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। तो यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं। मान लीजिए n1 की वैल्यू है यहाँ पे 2 और n2 की वैल्यू है यहाँ पे 4। तो ये बात ध्यान रखना कि n1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से 4 में जा रहा है सेकंड शेल से फोर्थ शेल में, या फोर्थ शेल से लौट के आ रहा है सेकंड शेल में, तो n1 की वैल्यू हमेशा लोअर शेल वाली होगी और n2 की वैल्यू हायर शेल वाली होगी। यहाँ पे रिडबर्ग ने अपना एक कांस्टेंट दिया, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि रिडबर्ग ने कांस्टेंट कैसे निकाला। अगर आप एनर्जी वाले फॉर्मूले पे जाते हैं वापस, तो एनर्जी वाले फॉर्मूले में आपने ये फॉर्मूला नील बोर ने दिया था। अगर आपको एन शेल की एनर्जी निकालनी है तो उसकी वैल्यू लिख दीजिए 2, बाकी सब कांस्टेंट्स को उन्होंने एक तरफ लिख लिया, और मतलब ऐसे आपने n1 की वैल्यू लिख दी 2 का स्क्वायर, और तीसरा मतलब दूसरा फॉर्मूला जो बनाया उसमें n की वैल्यू लिख दी 4। मान लो सेकंड शेल की एनर्जी आप निकालना चाह रहे हो फोर्थ शेल की, तो सेकंड और फोर्थ शेल की एनर्जी आप निकालना चाह रहे हो और उसका डिफरेंस निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, ये चीज कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, 1/n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। तो अगर आप एक ले रहे हो सेकंड शेल निकालने के लिए फॉर्मूला और एक ले रहे हो फोर्थ शेल की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये चीज कॉमन नहीं हो जाएगी। इन सब की वैल्यू लगा के, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू लगा के रिडबर्ग ने अपना नाम दे दिया रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो वो यहाँ पे उन्होंने रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से आपका निकाला है, और इसको यहाँ पे उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दिस इज व्हाट वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में एक यूनिट डिस्टेंस मान लें, यूनिट डिस्टेंस क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस यूनिट डिस्टेंस ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। इसमें कितनी वेव्स है, एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अब यूनिट डिस्टेंस मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेमडा अगर मेरा सेंटीमीटर में दिया है, सपोज करो कोई भी वैल्यू मुझे पर सेंटीमीटर में यहाँ पे दी हुई है, या सेंटीमीटर मुझे लेमडा दिया है, तो ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में नापूंगा और इसमें कितनी वेव है, एक वेव। क्रस्ट और ट्रफ में ला लीजिए 2 वेव, 3 वेव और ये 4 वेव। वेवलेंथ आप यहाँ पे नाप लो। तो अगर आप यूनिट डिस्टेंस को आप लेमडा से डिवाइड कर रहे हो, ये यूनिट डिस्टेंस है 1, इसको लेमडा से डिवाइड किया, लेमडा सेंटीमीटर में है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, अगर लेमडा मीटर में है तो ये 1 मीटर होगा, लेमडा एंगस्ट्रॉम में है तो ये 1 एंगस्ट्रॉम होगा, लेमडा आपका नैनोमीटर में है तो ये 1 नैनोमीटर होगा, एंड सो। तो ये लेमडा डिपेंड करेगा यूनिट डिस्टेंस, लेमडा की यूनिट कितनी है। जनरली लेमडा आपका एंगस्ट्रॉम में होता है, या फिर आपका किसमें होता है, सेंटीमीटर, वो उसमें नैनोमीटर में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लो लोअर से हायर शेल में जा रहा है या हायर से लोअर शेल में जा रहा है, तो मुझे वेव नंबर निकालना है, या मुझे 1/λ यानी कि वेवलेंथ निकालनी है, या मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये फॉर्मूले के बराबर रख दूंगा इन तीनों में से जो भी चीज मुझे निकालनी है। जैसे मुझे लेमडा निकालना है तो मैं 1/λ इज इक्वल टू RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। क्लियर है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं न्यू बाय सी को इसके बराबर रखूंगा और सी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा। और न्यू बार निकालना है तो न्यू बार बराबर इसके रख के मैं पूरा ये कैलकुलेट कर लूंगा।
इसकी वैल्यू मेरे को बताई जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए। वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये इनके मतलब यहाँ पे बाकी चीजों के लिखे गए हैं। N1 और N2 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे बस ये है कि इतना समझो, हायर शेल से जब लोअर शेल में हम आ रहे हैं तो हायर शेल कौन सी है, ये वाली, और लोअर शेल कौन सी है, ये वाली। पहला नंबर हमेशा लोअर शेल का होगा, चाहे 5 से 3 पे आ रहे हो तो 3 हो जाएगा इधर और 5 हो जाएगा इधर। क्लियर है? और इस पे ये एक क्वेश्चन आपको करना है जिसमें कि ये न्यूमेरिकल जो है इसको आपको समझना है।